नमस्कार। मैं विनय शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश लिटरेचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल अलवर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 अंग्रेज़ी साहित्य की पुस्तक कलाइडोस्कोप में पोएम्स बाय मिल्टन सेकंड पोएम में ऑन शेक्सपियर कविता का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले के जो 2 वीडियोस हैं उसमें हम इसी कविता की पहली 8 पंक्तियों का अर्थ जान चुके हैं, जिसमें कवि मिल्टन हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शेक्सपियर जैसे कलाकार के लिए, साहित्यकार के लिए किसी भी पत्थर से बने हुए मॉन्यूमेंट की, इमारत की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पाठकों के मन में हमेशा अमर हैं और अमर ही रहेंगे। उसी बात को आगे ले जाते हुए मिल्टन इन पंक्तियों में कहते हैं, फॉर विल्स टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट thy easy numbers flow, and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book those Delphic lines with deep impressions took। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो दूसरे लेखक हैं, जो दूसरे राइटर्स हैं, उनके कार्य को कभी भी आपके कार्य से कंपेयर हम नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो द्वारा लिखे गए वर्क्स हैं, कार्य हैं, वो पूरी तरह से एफर्टलेस हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने बिना किसी ज़्यादा प्रयास के, अथक प्रयास के उन लेखों को लिखा है, उन नाटकों को, उन कविताओं को लिखा है। पर बाकी के जो राइटर्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, एक कर देते हैं दिन रात, फिर भी उतना अच्छा वर्क वो नहीं कर पाते, उतने अच्छे उनके लिटरेरी वर्क्स नहीं होते हैं जो हम शेक्सपियर से उनको कंपेयर कर सकें। तो इस पहली पंक्ति में वो कहते हैं, फॉर विल्स टू द शेम, ये बहुत ही शर्म की बात है आज के लेखकों के लिए, of slow endeavoring art। What is endeavor? Endeavor means their effort, their trial to do something। ठीक है। और आर्ट का मतलब आप जानते ही हैं, कला। तो वो कहते हैं कि उनकी जो कला है वो कैसी है, स्लो एंडेवरिंग। उनका जो ध्येय है अपना लेखन करने का, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम्हारा था। तुमने बहुत ही आसानी से, दाई ईजी नंबर्स फ्लो, नंबर्स मीन्स द नंबर ऑफ वर्क्स दैट यू हैव रिटन, जितना काम तुमने किया है लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में, तो वो इतनी सरलता से, इतनी सहजता से होता चला गया। पर आज के जो लेखक हैं वो दिन रात प्रयास करते हैं पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये शेम यानी शर्म की बात है। आगे लेखक कहते हैं, दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक। तुमने जो अनवैल्यूड बुक, ऐसी किताबें जिनकी हम वैल्यू नहीं आंक सकते, जिनकी कीमत नहीं आंक सकते, बेशकीमती किताबें हैं जो हर मनुष्य को आनंद देती हैं, साथ ही साथ सीख भी देती हैं। तो हर हृदय ने, हर पाठक ने तुम्हारी इन पुस्तकों की लीव्स यानी कि पन्नों से कुछ ना कुछ सीखा है। Those Delphic lines with deep impressions took। तो तुम्हारी जो पुस्तकों के पन्ने थे, तुम्हारी जो लेखनी थी, पुस्तकों में जो पन्नों में लेखनी थी, उससे हर पाठक ने कुछ ना कुछ सीखा है, उस पर डीप इम्प्रेशन, गहरा प्रभाव तुमने डाला है। और तुम्हारी लेखनी कैसी थी? लेखक कहता है डेल्फिक लाइंस। अब ये डेल्फिक लाइंस का मतलब हम समझ लें, ये एक एल्यूजन है, एक रेफरेंस है, एक संदर्भ है जो लेखक हमें यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं, जॉन मिल्टन हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। डेल्फी नाम की एक जगह थी जहाँ पर कि ओरेकल्स, भविष्यवाणी करने वाले जो भविष्य वक्ता थे वो रहा करते थे, संत रहा करते थे, प्रॉफिट्स रहा करते थे। और लेखक यहाँ इस वर्ड को यूज़ करके हमें वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे वो ओरेकल्स होते थे या जो प्रॉफिट्स होते थे, जिनके वर्ड्स को लोग आंख मूंद कर मान लेते थे, उनकी भविष्यवाणियों पर 100% भरोसा करते थे, वैसा ही कुछ शेक्सपियर का वर्क भी है। उनके हाथों से लिखे गए जो नाटक हैं, उनके हाथों से लिखी गई जो कविता हैं,
वो इतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी कि डेल्फी में रहने वाले प्रॉफिट्स या ओरेकल की भविष्यवाणियाँ हुआ करती थी। ठीक है, अब आगे की पंक्तियों में कहते हैं लेखक, देन दाउ आर फैंसी ऑफ सेल्फ बिरीविंग dost make us marvel with too much conceiving, and so sepulchred in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. अब लेखक यहाँ कहता है, देन दाउ आर फैंसी, दाउ यानी कि तुम, हमारी फैंसी यानी कि हमारे विचारों में इतने ज़्यादा घुल मिल गए हो, तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारे काम ने हमारे विचारों को इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इतना चेंज कर दिया है कि दोस्त मेक अस मार्वल विथ टू मच कंसीविंग। कंसीविंग मीन्स टू थिंक, सोचना, विचार करना। तो हम तुम्हारे काम के बारे में इतना सोचते हैं कि हमारे अंदर ही मार्बल का एक मॉन्यूमेंट, संगमरमर का एक मॉन्यूमेंट तुम्हारे लिए बन चुका है। ठीक है, तो किसी बाहरी संगमरमर के बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी याद करने के लिए, पर तुमने हमको इतना अधिक प्रभावित किया है कि हमारे मन के अंदर ही तुमने एक मार्बल का मॉन्यूमेंट अपने लिए बना लिया है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, सो सिफल्कर इन सच पॉम्प दोस्ट लाई। व्हाट इज़ अ सिफल्कर? सिफल्कर का मतलब होता है एक अर्धचंद्राकार शेप, जैसे कि किसी टोम की होती है, किसी टूम की होती है, किसी मकबरे की होती है। तो वो कहते हैं कि तुम इतनी पॉम्प, पॉम्प का मतलब है इतनी सजावट के साथ, इतने हर्षोल्लास के साथ उस हमारे मन में बने हुए अपने मकबरे में लाए यानी कि लेटे हुए हो। एक ऐसा मकबरा जिसके लिए राजा भी उम्मीद करते हैं कि हमें भी ऐसी ही मृत्यु मिले। ठीक है, दैट किंग्स फॉर सच अ टोम वुड विश टू डाई, कि बड़े बड़े राजा जो हैं वो भी ये सोचते हैं कि काश हमें भी ऐसी मृत्यु मिले कि हम लोगों के मन में सदैव जीवित रहें, जैसे कि शेक्सपियर रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इन पंक्तियों में लेखक कवि जॉन मिल्टन हमको शेक्सपियर के इमॉर्टल वर्क्स, अमर जो उनके लेखनी हैं, उसके बारे में हमें बताना चाहता है, हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। और वो कहते हैं कि राजा भी तरसते अपनी प्रजा के मन में, अपने लोगों के मन में सदैव जीवित रहें अपने कार्यों के द्वारा। तो शेक्सपियर के जो कार्य हैं उनकी इतनी सारे सोनेट्स हैं, लगभग 150 के करीब सोनेट्स हैं, और इतने सारे उन्होंने ड्रामास लिखे हैं कि आज भी जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं। और आज भी शेक्सपियर हमारे मन में अमर हैं, जीवित हैं। उनको हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज के भी जो युवा लेखक हैं वो शेक्सपियर जैसे लेखकों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो लेखक यही कहना चाहते हैं, कवि जॉन मिल्टन हमको यही बताना चाहते हैं कि शेक्सपियर जैसे जो कवि होते हैं उनको किसी बाहरी संगमरमर के मकबरे की, किसी बाहरी बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपने पाठकों के मन में हमेशा जीवित रहते हैं। इसके बाद एक छोटी सी ग्लॉसरी आपको दी हुई है जिससे आपको इन पंक्तियों को दोबारा समझने में आसानी होगी। उम्मीद है ये कविता आपको समझ आई है, और एक वीडियो और मैं बनाऊंगी जिसमें इस कविता में कवि के द्वारा जो अलंकारों का उपयोग किया गया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।